क्या ये सोचना अजीब नहीं लगता कि अगर उत्तर में सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला, मेरा मतलब है हिमालय, अगर वो नहीं होता तो आज आधा भारत साइबेरिया जैसा एक जमा हुआ बर्फीला रेगिस्तान होता। बिल्कुल। एक पहाड़ की मौजूदगी ने एक पूरे उपमहाद्वीप की नियति ही बदल दी। तो आज की इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, भारत का भूगोल संपूर्ण मास्टर क्लास, उसमें ठीक यही नजरिया अपनाया गया है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि इसमें भूगोल को किसी दीवार पर टंगे नक्शे या कुछ रटने वाली सीमाओं के रूप में नहीं देखा गया है। वही तो, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे जमीन की बनावट ने हमारी अर्थव्यवस्था, इतिहास और इतनी विशाल आबादी के भविष्य को तय किया है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि भूगोल केवल पहाड़ों और नदियों का अध्ययन नहीं है। ये वो कैनवस है जिस पर किसी देश का वर्तमान और भविष्य चित्रित होता है। सही कहा। तो शुरुआत भारत के विशाल आकार और उसकी प्राचीन नींव से करते हैं। मतलब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का कुल क्षेत्रफल। जो पूरी दुनिया का लगभग 2.4% हिस्सा है, और हम 7वें स्थान पर आते हैं। हाँ, उत्तर में इंदिरा कॉल से लेकर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट तक और पश्चिम में गुहार मोती से पूरब में किबिथु तक, ये एक विशाल जमीन का टुकड़ा है। और इसकी सीमाएं भी कम दिलचस्प नहीं हैं। लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा और द्वीपों सहित 7,500 किलोमीटर से ज्यादा की तटीय रेखा। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। मतलब नक्शे को सरसरी तौर पर देखने से लगता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी। लेकिन असल में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। अरे वाह, सच में? हाँ, लगभग 4,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि जो दिखता है वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा इतनी घुमावदार है कि उसे सीधा करें तो वो चीन की सीमा से भी लंबी हो जाती है ना? बिल्कुल। लेकिन आकार से भी ज्यादा अहम चीज है जमीन की उम्र। भूगर्भिक संरचना का जो इतिहास है वो सीधे जुरासिक युग से जुड़ता है। गोंडवाना लैंड का टूटना, मुझे हमेशा ये बात किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। है ना? एक विशाल भूखंड था जो टूटकर अलग अलग दिशाओं में बहने लगा। और भारत का हिस्सा उत्तर की तरफ खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। लेकिन जैसे किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, वैसे ही भारत की समृद्धि इन प्राचीन चट्टानों में कैसे छिपी है। गोंडवाना लैंड के टूटने का आज क्या असर है? क्योंकि उस लंबी भूगर्भीय यात्रा ने ही हमारे आज के संसाधन तय किए हैं। जैसे दक्षिण भारत में पाई जाने वाली धारवाड़ तंत्र की चट्टानें। अच्छा। ये पृथ्वी की कुछ सबसे पुरानी अवसादी या सेडिमेंट्री चट्टानें हैं जो अरबों सालों के दबाव से गुजरी हैं। इसी प्रक्रिया ने उन्हें खनिजों का खजाना बना दिया। मतलब आज भारत में जो भी लोहा, तांबा या मैंगनीज निकलता है वो उसी प्राचीन उथल पुथल का नतीजा है। बिल्कुल सटीक। और स्रोत में गोंडवाना संरचना का भी जिक्र है, जहां भारत का 98% कोयला पाया जाता है। अरे बाप रे, 98%! तो लाखों साल पहले जो घने जंगल जमीन के नीचे दब गए थे वही समय के साथ कोयले में बदल गए। हाँ, और वही आज हमारे पावर प्लांट्स में जलकर बिजली पैदा कर रहे हैं। फिर क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी फटे तो जमीन की दरारों से भारी मात्रा में बेसाल्ट लावा बाहर निकला, जिससे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। सही। एकदम सही। और जब यही भारत उत्तर की तरफ बढ़ते हुए टकराया तो जमीन के ऊपर हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि भारत की कुल जमीन का लगभग 10% हिस्सा है और 18% पहाड़ियां हैं। लेकिन हिमालय कोई एक सीधी दीवार तो है नहीं। नहीं, इसे मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय, जहां सियाचिन है, फिर वृहद हिमालय, जहां गंगोत्री है, फिर लघु और सबसे नीचे शिवालिक। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? हिमालय के बनने से क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। हिमालय के उठने के साथ ही भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की किस्मत लिखी जा रही थी, यानी हमारे मैदानी इलाकों की। हाँ, स्रोत में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदानों का जिक्र है जो 43% हिस्सा कवर करते हैं। वहाँ एक भौगोलिक शब्द है, अग्रगर्त या फोर डीप। इसे ऐसे समझिए, जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही थीं और हिमालय ऊपर उठ रहा था तो उस दबाव के कारण ठीक पहाड़ के पैरों के पास जमीन में एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया। उसी को अग्रगर्त कहते हैं। हाँ। लेकिन आज तो वहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, खेत हैं, वो खाली गर्त भरा कैसे? उसे नदियों ने भरा। लाखों सालों तक हिमालय से तेजी से नीचे उतरने वाली नदियों ने पहाड़ों को काटा और अपने साथ अथाह मात्रा में गाद और मिट्टी लेकर आईं। अच्छा,
तो गंगा का विशाल मैदान असल में हजारों फीट गहरी मिट्टी की एक परत है जिसने उस प्राचीन गड्ढे को भर दिया। बिल्कुल। और इन नदियों का एक पैटर्न है। जैसे जब नदी पहाड़ से उतरती है तो वो भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छिप जाती है। फिर आगे तराई में दलदल बनाती है और फिर खादर और बांगर जैसी उपजाऊ मिट्टी। हाँ, और कुछ नदियां तो हिमालय के उठने से पहले से बह रही थीं। इन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। एक मिनट, इसका मतलब नदियां पहाड़ से भी पुरानी है? हाँ, जैसे सिंधु या ब्रह्मपुत्र। लेकिन जब पहाड़ उनके रास्ते में ऊपर उठा तो नदियों ने अपना रास्ता क्यों नहीं बदला? क्योंकि नदियों ने आरी की तरह काम किया। जैसे जैसे पहाड़ मिलीमीटर दर मिलीमीटर ऊपर उठता गया, नदियां उसे काटती गईं। इसीलिए आज हिमालय में हजारों फीट गहरी खाइयां मिलती हैं। सच में कुदरत की गजब इंजीनियरिंग है। इसके उलट दक्षिण भारत की नदियां क्रमबद्ध हैं, जो बस ढाल के साथ बहती हैं। बिल्कुल। अब जरा जलवायु पर आते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसे कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मास्टर क्लास में बताया गया है कि स्थलाकृति कैसे जलवायु को कंट्रोल करती है। एक तरफ पश्चिमी घाट है जहाँ भारी बारिश होती है और दूसरी तरफ राजस्थान का मरुस्थल है। हाँ, अरावली का प्रभाव। स्रोत के मुताबिक अरावली का प्रभाव एक हाईवे डिवाइडर जैसा है। क्या आप इस बटरफ्लाई इफेक्ट को थोड़ा खोलकर बता सकते हैं? जरूर। जब नमी से भरी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती हैं, तो ठंडी होकर वहीं सारा पानी गिरा देती हैं। लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली है। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं भी ठीक इसी दिशा में चलती हैं। तो मतलब हवाएं अरावली से टकराती ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। वे उसके समानांतर बिना रुके सीधे आगे निकल जाती हैं। हवा ऊपर नहीं उठती, बारिश नहीं होती और पीछे एक सूखा मरुस्थल रह जाता है। क्या बात है। और वहीं दूसरी तरफ मेघालय के पठार की बनावट एक कीप या फनल जैसी है। हाँ, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उस फनल में फंस जाती हैं और मूसलाधार बारिश करती हैं। और यही बारिश तय करती है कि मिट्टी कैसी होगी। जैसे गंगा के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी है। स्रोत इसे अक्षेत्रीय या अजोनल मिट्टी कहते हैं। क्योंकि ये मिट्टी वहां बनी नहीं है, नदियों द्वारा दूर से लाई गई है। इसके विपरीत दक्कन के पठार की काली मिट्टी को देखिए, ये क्षेत्रीय मिट्टी है जो बसाल्ट लावे के टूटने से बनी है। हाँ, और ये स्पंज की तरह पानी सोख लेती है। नमी कम होने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा अंदर जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। तभी ये कपास के लिए इतनी अच्छी मानी जाती है। और जहां बहुत बारिश होती है वहां लेटराइट मिट्टी बनती है। बिल्कुल। भारी पानी पोषक तत्वों को बहा ले जाता है और पीछे लोहे और एल्यूमिनियम से भरपूर लेटेराइट मिट्टी बचती है, जो ईंट बनाने के लिए तो अच्छी है, लेकिन खेती के लिए नहीं। ये पूरा चक्र हमारे प्राकृतिक भूगोल का आधार है। लेकिन स्रोत में वन्य जीवों के विलुप्त होने के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। हाँ, 2018 के Rio+20 सम्मेलन के बाद से 950 से अधिक जानवरों और 600 पौधों को खतरे की सूची में डाला गया है। गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। हम विकास कर रहे हैं, लेकिन वन्य जीवों के लिए जगह कहाँ बचेगी? यही चुनौती है। और खेती में भी हम भूगोल के नियमों को बदल रहे हैं। एक्सपर्ट जी, कैसे सिर्फ भौतिक कारक ही नहीं बल्कि संस्थागत और राजनीतिक नीतियां भी जमीन के इस्तेमाल को बदल रही हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। भूगोल बताता है कि किस मिट्टी में क्या उगना चाहिए। जैसे तरखेती में धान और गन्ना उगता है, लेकिन नीतियां अर्थशास्त्र लाती हैं। मतलब हरित क्रांति। हाँ, तकनीक के बल पर पंजाब हरियाणा जैसे कम बारिश वाले क्षेत्रों में धान की खेती होने लगी। और जब सरकार किसी फसल पर MSP की गारंटी देती है तो किसान वही उगाता है, भले ही वहां का भूजल स्तर तेजी से गिर रहा हो। मतलब हम अर्थशास्त्र के लिए भूगोल से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। खैर, जमीन के ऊपर से अब नीचे आते हैं। खनिज अर्थव्यवस्था का भोजन है, उद्योग उसका पेट है और परिवहन तंत्र देश की रक्त धमनियां। बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि लौह अयस्क, विशेषकर उच्च गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट और हिमेटाइट का 50% से ज्यादा हम निर्यात कर देते हैं और गोवा अपना 100% लौह अयस्क निर्यात कर देता है। ये बुनियादी ढांचे का पेंच है। गोवा में मारमागांव बंदरगाह है, लेकिन लौह अयस्क को गलाने वाले विशाल स्थानीय उद्योग नहीं है। तो देश के अंदर भेजने से सस्ता उसे जहाजों से निर्यात करना पड़ता है। अच्छा, तो परिवहन तंत्र की अहमियत यहाँ है।
भारत में सड़कों की कुल लंबाई 56 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला और ग्रामीण सड़कें, इनके बिना खनिज फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेंगे? और इसी नेटवर्क ने उद्योगों की नींव रखी। 1854 में मुंबई में पहली सूती मिल और 1855 में रिश्रा में पहली जूट मिल। हाँ, मुंबई में सूती मिल इसलिए क्योंकि ये दक्कन से कपास आ सकती थी, और कलकत्ता के पास जूट मिल इसलिए क्योंकि हुगली नदी बेसिन अनुकूल था। मतलब भूगोल ने तय किया कि उद्योग कहाँ पनपेंगे। और अब आते हैं उस बिंदु पर जिसके लिए सब संसाधन मायने रखते हैं, हमारी विशाल जनसंख्या की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या विस्फोट एक हकीकत है। हाँ, स्रोत बताता है कि भारत की वृद्धि दर 1.64% है, जबकि चीन की 1%। और सबसे बड़ी बात, हमारी जनसंख्या केवल 34 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। चीन में इसके लिए 60 वर्ष लगते हैं। इसके पीछे उच्च जन्म दर, निरक्षरता और पुत्र प्राप्ति की चाह जैसे कारण हैं। तो मैं यही सोच रही थी, क्या ये विशाल जनसंख्या इस भौगोलिक संपदा के लिए एक वरदान है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा बोझ? इसका उत्तर अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन के सिद्धांत में है। वो क्या है? मतलब जब आबादी संसाधनों का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने के ठीक अनुपात में होती है। अगर आबादी कम है तो खनिज जमीन में दबे रहेंगे, लेकिन अगर आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है तो वो जलोढ़ मैदानों को चूस लेगी, भूजल सुखा देगी। तब ये लाभांश एक बोझ बन जाता है। भारत का भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर करेगा। तो आज हमने समझा कि कैसे चट्टानों से मिट्टी, मिट्टी से कृषि और खनिज से उद्योग बनते हैं, और कैसे अरावली की दिशा ने रेगिस्तान बना दिया। बिल्कुल, भूगोल महज नक्शे पर लकीरें नहीं, हमारा आधार है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज जब जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी घाट की बारिश का पैटर्न बदलेगा या हिमालय के ग्लेशियर सिकुड़ेंगे, तो क्या ये भौगोलिक ढांचा हमारी इस विशाल और बढ़ती हुई जनसांख्यिकी का भार उठा पाएगा? ये सोचने वाली बात है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।